ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरली किस चीज के बारे में, सेल साइकिल के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में, किस तरीके से सेल साइकिल परस्यू करता है। ये क्लास हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि इसके कुछ पीवाईक्यूज भी देखने हैं, तो वो हम आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पीपीटी अपने आप ही कुछ डिस्टॉर्ट हो गई है, कुछ हो गया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल है क्या। मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें से पता है, बट स्टिल वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले कि जो अगर हम सेल साइकिल बोल रहे हैं, सेल साइकिल, साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो सेल साइकिल में मेजरली आपको क्या पता है कि सेल जो है यहाँ पे साइक्लिक मैनर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक सेल से ये क्या करते हैं, फिर 2 सेल में डिवाइड होंगे और फिर उसके बाद ये 2 सेल्स जो है ये फिर आपस में डिवीजन शुरू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, सेल जो है वो डिवीजन दिखाते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल जो होता है, इसको जो बेसिक जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर आपको समझाया जाए तो से फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल। तो इस सेल में अगर हम साइक्लिक वे में इस पे बात करें तो आपके पास सेंटर्ड चीजें होती हैं, तो जिसको आप क्या बोलते हो, सेल साइकिल को आप डिवाइड करते हो 2 फेज, डिफरेंट फेजेस में। ठीक है, सेल साइकिल इसको आप 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड करोगे। किस किस में? एक को आप बोलते हो इंटरफेज, है ना, इंटरफेज, और दूसरे को आप क्या बोलते हो, एम फेज। ठीक है, अब ये जो आपका इंटरफेज होता है, इंटरफेज में फिर आपके पास और भी सब सब स्टेजेस हैं, जैसे कि G1, यहीं पे फिर कहीं G0 भी आ जाता है, S, और यहाँ पे आता है फिर आपके पास G2 फेज। ठीक है, और यहाँ पे एम फेज जो है फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब लास्ट में एक साइटोकाइनेसिस नाम का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे G1 फेज जो है, इसको इस तरीके से बनाया जाए अगर, तो ये G1 फेज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपके पास S फेज, फिर आता है आपके पास G2 फेज, और उसके बाद आता है आपके पास M फेज। और यहाँ कहीं पे क्या होता है, M फेज जहां एंड हो रहा होता है वहां पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, राइट? बहुत ही बेसिक सवाल है ये। तो सीक्वेंस, और आज भी पूछा जाता है ये, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तो वो आपको कहीं के भी स्टार्टिंग पॉइंट से कोई भी एंड पॉइंट तक पहुंचाया जा सकता है। तो उसमें आपको स्टार्ट करना है G1 से, S, G2 एंड देन M। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लास्ट में साइटोकाइनेसिस होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, ये साइटोकाइनेसिस जो है इसी का पार्ट है, बट स्टिल ये कभी कभी आपको एंड में लिखा हुआ मिल सकता है। G1 फेज जो होता है, इसी में एक फेज होती है जिसको आप G0 फेज बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, क्विसेंट स्टेज या फिर रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, तो ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें। चलिए, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा हमने ऐसी नई चीज नहीं पढ़ी। लेकिन हम यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो, कि सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, किसी भी सेल साइकिल का? माइंड माई वर्ड्स हियर। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा है कि सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट फेज G1। अच्छा, तो लेकिन सेल साइकिल को तो आपने इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड किया था ना, इन दोनों में से बताना कौन सा होता है लॉन्गेस्ट? इंटरफेज, यस। तो सेल साइकिल जो होगी उसका लॉन्गेस्ट फेज क्या होता है, इंटरफेज होता है। ठीक है, वाई इंटरफेज? क्यों होता है सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज आपका इंटरफेज? बिकॉज सेल साइकिल में जो इंटरफेज वाला स्टेज होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेल्स जो है खुद को प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर करती हैं। किस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगी, क्या करने वाले हैं आगे? तो इनको प्रिपरेशन करनी होती है फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि आपका जो माइटोसिस स्टेज है वो क्या है, वो आपका सेल साइकिल है, मतलब सेल डिवीजन फेज है। ठीक है, तो माइटोसिस में आपके पास दोनों तरीके, एम फेज, आई एम सॉरी, एम फेज जो होता है उसको आप दोनों तरीके से बोलते हो। एक एम जो है ये माइटोसिस भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ये मियोसिस भी हो सकता है। एंड मियोसिस जो होती है वो आपके 2 फेज में डिवाइडेड होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है,
मियोसिस 2। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पीपीटी बनाई थी, बट उसमें काफी बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, बट कोई बात नहीं, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। हम लोग वो सारी चीजें वहां पे कवर कर लेंगे, जो कुछ भी यहाँ पे बेसिक्स बताने हैं मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि एम फेज जो होगा वो आपके दो डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइडेड है। सो हियर इंटरफेज जो है, हमने क्या बोला कि इंटरफेज जो होता है, अगर सेल साइकिल में पूछा जाए इंटरफेज और एम फेज अगर आपके पास वहां पे ऑप्शन में है, तो आपका आंसर इंटरफेज होगा, क्योंकि इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है। एज यू कैन सी, यहां से लेकर के फ्रॉम हियर, यहां से लेकर के ये पूरा जो फेज है ये क्या है, ये पूरा का पूरा फेज आपका इंटरफेज है ना। इसी इंटरफेज में सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर दिस वन सिंपल शॉर्ट फेज, जिसको आप क्या बोलते हो, एम फेज के लिए ये खुद को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वही आपको क्वेश्चन की रीफ्रेमिंग मिले कभी, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, तो वो उसका आंसर क्या लिखोगे आप? इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? क्योंकि इंटरफेज में आपके पास G1 S G2 तीनों फेजेस हैं। ओके, G1 फेज, यस, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा इन दिस केस? यहाँ पे आप क्या बोलोगे? G1 फेज। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं उनका G1 फेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज में होते हैं एनिमल्स इस वाले G1 फेज में। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। अब यहाँ पे भी आपको ये बताना पड़ेगा कि G1 फेज में इतने लंबे टाइम के लिए क्यों रहते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आप डिस्कस करोगे अभी जो भी अपकमिंग अभी जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें। चलिए, तो अब यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि जो हमारा सेल साइकिल है उसमें होगा क्या। सेल साइकिल में हमारा मेजरली क्या क्या चीजें होती हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी एक सिंपल सेल है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक सिंपल सा सेल ले लो। ठीक है, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर अपना एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आपका प्रेजेंट है डीएनए। ठीक है, ये कुछ डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्या करेगा? सबसे पहले डीएनए जो है वो अपने आप को पहले क्या करेगा? रेप्लीकेट करेगा। ठीक है, रेप्लीकेशन करेगा, क्योंकि उससे पहले इसने क्या किया है? G1 फेज में खुद को तैयार किया है, सारे तरह के वो प्रोटीन्स बनाए हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स बनाए हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेजरली आपके G1 फेज में बनते हैं। ठीक है, सेल ने यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनाया है और इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम दिया है, सो दैट कि दे कैन डू व्हाट? दे कैन डू डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज। एस फेज जो होता है इसमें ये क्या कर सके? ये डीएनए का रेप्लिकेशन कर सके। इसीलिए एस फेज को हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ये सिंथेसिस फेज है। ठीक है, सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में डीएनए क्या करते हैं? अपने सेल के अंदर क्या करेंगे? सेल जो है वो क्या करेंगे? अपने अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कराएंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन कहने का मतलब है कि अगर ये सेल था और ये आपका न्यूक्लियस था, तो इसके अंदर जो आपका डीएनए जब रेप्लिकेट हुआ होगा तो इसने क्या किया होगा? डीएनए ने रेप्लिकेट करने के बाद क्या किया होगा? यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसको क्या किया होगा? इसको डबल कर दिया होगा। तो आप ऐसा कुछ प्रिज्यूम करके चलते हो कि डीएनए कंटेंट क्या होता है? आफ्टर रेप्लिकेशन डबल हो जाता है। ठीक है, उसी के जस्ट बाद वाली स्टेज में आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है? अब यहाँ पे दे आर रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया? क्योंकि हमने पढ़ा था कैरियन जो टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है? न्यूक्लियस को रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियन का डिवीजन होगा, यानी कि सेल के न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपको नए डिफरेंट सेल्स मिल जाएं। तो यहाँ पे यही चीज होती है, यहाँ पे सेल्स जो है, एक सिंगल सेल जो था वो क्या करने वाला है? अब वो यहाँ पे मेजरली दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम ये करेंगे और दोनों के पास अपना अपना डीएनए कंटेंट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो यही बेसिक सी बात होती है, यही बेसिक सा सेल साइकिल होता है। और इसके फिर लास्ट में क्या होगा? अब ये हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे? सेल साइटोकाइनेसिस करेंगे। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म से यहाँ रिलेटेड है, सेल का डिवीजन जो होता है उसको बोलते हैं। तो ये जो दो नए सेल्स बने थे ये क्या करेंगे? ये खुद को अलग अलग डिमार्केट कर लेंगे कि भाई हमने अपना अपना सेल बना लिया है और हम यहाँ पे अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इसी के अंदर हमारे पास अपना डीएनए मटेरियल इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या ही है? क्या पढ़ा हमने?
तो मेजरली हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो आपका इंटरफेस है, ये सेल का कौन सा कितना पार्ट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 95% टाइम जो होता है सेल अपना इसी फेज में गुजारता है, और ओनली रिमेनिंग 5% का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका एम फेज होता है। ठीक है, तो एम फेज में मेजरली सेल का डिवीजन हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो जीवन फेज है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो गैप फेज। ठीक है, तो ये जो जीवन है इसको आप क्या बोलोगे कि ये आपका गैप फेज है, गैप फेज। इसी को आप रेस्टिंग फेज भी बोलते हो, इसी को आप क्विसेंट फेज भी बोलते हो। ठीक है, तो जीवन जो है उसको आप रेस्टिंग फेज भी बोलते हो, रेस्टिंग फेज, और इसी को आप क्या बोलते हो, क्विसेंट फेज भी बोलते हो। ठीक है, वो सेल्स जिनको सिग्नल आगे नहीं मिला हुआ है, जैसे आपका न्यूरॉन है, सबसे बेसिक सा एग्जांपल आप पढ़ते हो कि जो आपके नर्व सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्विसेंट फेज में होते हैं, मतलब इनको सिग्नल ही नहीं दिया जाता है आगे डिवाइड करने का। ऐसा क्यों किया जाता होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा फंडा है, आपके जो नर्व सेल है उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने स्टोर की हुई है आपकी मेमोरी। अगर ये लगातार डिवाइड करते जाएंगे, अगर आपका नर्व सेल लगातार डिवाइड कर रहा है तो आपकी तो मेमोरी का भी लॉस हो रहा है ना। एक तो आपका ब्रेन में कैपेसिटी कम है, जितना है उतना ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि रैंडम कितने भी नंबर आप कर सकते हो। यस, जी नॉट इज क्विसेंट फेज। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे जो जीवन फेज होता है, तो इसी में यहाँ पे आपके पास ये जो जी नॉट आता है ना, तो इसी को आप बोल देते हो कि ये जो है ये एक ऐसा फेज है जहां पे क्या होता है, जहां पे सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। इनको सिग्नल जब आप देते हो तो ही ये डिवाइड करेंगे, अदरवाइज ये अपना चुपचाप बैठे रहेंगे। तो न्यूरॉन्स जो है उनके बारे में आपको पता है कि जो आपका ब्रेन सेल है वो बार बार डिवाइड नहीं करता है। वो इसलिए डिवाइड नहीं करते क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेमोरी बनाई हुई है। अगर वो डिवाइड करेंगे तो साइनेप्सेस चेंज हो जाएंगे, और हर बार आपको पता है कि सारा गेम ही साइनेप्स का है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, ये सब जो चीजें होती है वो साइनेप्सेस ब्रेक होने की वजह से होती है। एल्जाइमर्स में क्यों आपको चीजें भूलने लगती है, बिकॉज वहां पे साइनेप्सेस जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन रहते हैं यहाँ पे। एस फेज को हमने जैसा बोला कि ये क्या है, ये सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस फेज है। और G2 जो है ये आपका गैप 2 फेज है, सेकेंड गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप पूरी सेल साइकिल को कुछ डिफरेंट पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अब हम आगे चले। अब ये जो इंटरफेज है इसी को हमने क्या बोला, इंटरफेज जो है, और क्या बोला जाता है इसको, इसी को बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज। मतलब सेल जो है खुद को प्रिपेयर कर रही है अगले सेल साइकिल या अगले प्रोसेस के लिए। अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। इस क्वेश्चन का मुझे जरा जवाब दे दो, मुझे बस इतना जानना है कि आपको कितनी क्लैरिटी है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे दो डायग्राम्स बना रही हूँ, एक ये वाला और जो दूसरा डायग्राम है वो आपका ये वाला है, तो मुझे आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इन दोनों में से इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया और इसको मैंने सेकंड बोल दिया। आप दोनों में से, आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है इन दोनों में से क्रोमोसोम कौन सा है, किसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, ओके। बाकी बच्चों को क्या लगता है? क्योंकि आप सबकी क्लैरिटी यहाँ पे बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने अपने हिसाब से आंसर करें, जो भी आपको समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 1 2। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर जो क्रोमोसोम, आप इसमें से किस स्ट्रक्चर को बोलोगे, फर्स्ट वाले को या फिर सेकंड वाले को? विच वन इज क्रोमोसोम, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, सेकंड वन, ओके, ग्रेट, बढ़िया। तो आपके लिए जवाब यहाँ पे ये है कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम, ये दोनों ही क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर जो है हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर। तो अगर आप सेंट्रोमियर देखोगे तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इट मीन ये फर्स्ट वाला जो केस है ये भी कितना क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम है। और जो सेकेंड वाला केस है ये भी कितना क्रोमोसोम है, ये भी 1 ही क्रोमोसोम है। वाई? बिकॉज यहाँ पे सेंट्रोमियर एक ही है। तो जब कोई चीज एक ही सेंट्रोमियर के साथ लगी हुई होती है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो कि वो सेट ऑफ क्रोमोसोम है। बट हियर कम्स अ बट, क्योंकि ये जो है ये कैसे बना, ये जब डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया, जब रेप्लिकेशन हुआ तब जाकर के आपको ये ऐसा वाला क्रोमोसोम ऐसे वाले क्रोमोसोम में नजर आ रहा है। समझ आ रही है बात? रेप्लिकेशन कब हुआ था?
एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। तो जब सेल साइकिल का एस फेज आता है उस समय क्रोमोसोम जो होता है वो क्या करता है, वो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, डीएनए जो है वो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। तो जीवन फेज में अगर मैं आपसे पूछूं तो जीवन फेज में आपके पास डीएनए जो था वो कुछ इस तरीके का था, मतलब जो क्रोमोसोम है वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आ रहा होगा, मतलब इस तरीके का कंटेंट रहा होगा उसके पास। बट जैसे ही ये सेल एस फेज क्रॉस करेगा, क्योंकि एस फेज में क्या होता है, एस फेज में आपके पास कुछ सेल तो ऐसे होंगे जिनके पास ये पूरा कंटेंट बन गया होगा अर्ली एस फेज में, मतलब बन रहा होगा, बनता बनता लास्ट में एस फेज जब तक वाइंड अप होगा तब तक आपको कुछ एक ढंग का क्रोमोसोम जो है वो नजर आने लग जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों ही क्रोमोसोम्स हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है या सेकंड वाला क्रोमोसोम है। बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर, कितने सेंट्रोमियर के साथ वो अटैच्ड है उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि कितना नंबर है वहां पे क्रोमोसोम का। अब यही अगर सेल डिवीजन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाए आगे जाकर के ये सेल जो है ये ब्रेक करेंगे, मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे एनाफेज में, तब ये दो क्रोमोसोम गिने जाएंगे क्योंकि इन दोनों का सेंट्रोमियर चेंज हो गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? लेकिन इस फेज में जहां पे अभी आप देख रहे हो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कि ये दोनों ही क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। समझ आई बात? कि मान लो अगर आपके पास ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और आपके पास इधर भी एक क्रोमोसोम है और ये इधर भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। यस, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर विल डिसाइड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑफ कोर्स, हमेशा होगा ये, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस वाले केस में जो मैं अभी आपको दिखा रही हूं, इस वाले केस में कितना क्रोमोसोम लग रहा है आपको देखने में, क्या बोलोगे इसको, कितना क्रोमोसोम है? गुड, यस। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। आपको ये सब क्वेश्चन आएगा, ये पूछे गए सवाल हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने पीपीटी में सारे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो चले गए हैं, बट इट्स ओके, वो आपको कल दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम एक चीज, ये जो है ये दोनों क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये भी अपना अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये अपना अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, समझ आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉपी ऑफ डीएनए देखोगे, मतलब डीएनए का जो कंटेंट है, डीएनए का कंटेंट अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डीएनए कॉपी, कि कितना कॉपी है डीएनए का। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि डीएनए जो है 2 कॉपी में प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों होमोलोगस है, तो इन दोनों के पास सेम टाइप के सेम सेट पे यहाँ जो जीन होगा वही जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। बट जरूरी नहीं है कि जो जीन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अभी वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ कोई जीन है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम सेट है, पिंक वाले ब्लैक वाले क्या है, सेम सेट है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कॉपी ऑफ डीएनए कितना है, कॉपी ऑफ डीएनए यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आपको देख के चलना है। अभी क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरीके के बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जीवन फेज है। ठीक है, जीवन फेज में आपके पास क्रोमोसोम्स कैसे हैं, इस तरीके से हैं। अब इसी को अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे, नेक्स्ट स्टेप यानी कि एस फेज में चलते हैं। एस फेज में क्या होने वाला है, एस फेज में हम सभी ने पता है कि एस फेज में क्या होता है। एस फेज में हमारा जो डीएनए है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, है ना। तो अब अगर आपके डीएनए को रेप्लिकेट करना है, इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है ये अब कुछ इस तरीके से बनाने वाला है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से क्रोमोसोम्स बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो पिंक वाला है फिर ये भी अपना रेप्लिकेट करेगा, और ये वाला पिंक वाला भी अपना रेप्लिकेट करेगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, नंबर, ये जीवन फेज में था, ये जो कुछ भी आपने पढ़ा ये जीवन फेज में था। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं एस फेज की। तो एस फेज में मुझे फटाफट से बता दो कि यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा और नंबर ऑफ डीएनए कॉपी कितना है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 हैं, ओके ग्रेट, ऑल राइट, 4 क्रोमोसोम्स 4 क्रोमोसोम्स 4 क्रोमोसोम्स। चलिए, अच्छा, और नंबर ऑफ कॉपी क्या है डीएनए का यहाँ पे,
तो क्रोमोसोम्स का नंबर मैं यहाँ पे आपके लिए 4 लिख देती हूँ, जैसा कि आपने कहा है। यस, वेरी गुड। तो कॉपी जो है यहाँ पे वो भी क्या हो गया, वो डबल हो गया। तो यहाँ पे कॉपी 2 था, जहां पे आप यहाँ पे फर्स्ट केस में देख रहे हो, यहाँ पे लेकिन नेक्स्ट केस में यानी एस फेज में क्या हुआ है, कॉपी क्या हो गया है, वो डबल हो गया है। तो कभी भी याद रखिए, अगर 4 नंबर क्रोमोसोम का दिया हुआ है तो ये जब भी दिया रहेगा ये आपको 2n के केस में दिया रहेगा, मतलब डिप्लॉइड सेट के बारे में बात होगी, हैप्लॉइड सेट के बारे में बात होगी। तो आपको बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोला है कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो आपको समझ लेना है कि वो 2n नंबर है। अगर 4 नंबर है तो यानी वो 2n नंबर है उस पर्टिकुलर उसका, ठीक है। अगर n नंबर लिखा हुआ होता तो यहाँ पे ये अपना अलग तरीके से n नंबर हैप्लॉइड सेल के बारे में बात करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो आपको मेंशन रहेगा क्वेश्चन पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एस फेज है। एस फेज में क्या रहा, क्रोमोसोम नंबर आप नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्रोमोसोम नंबर क्यों नहीं चेंज होगा? अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ तो प्लॉइडी चेंज हो जाएगी ना। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है कि अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं किसी के पास, 23 पेयर्स हैं अगर, तो ये 23 पेयर्स ही रहेंगे। ये नहीं कि ये बाद में जाके कुछ 48 पेयर हो गए, 46 पेयर हो गए, है ना। तो प्लॉइडी चेंज कर दोगे ऐसा, तो आप एनीप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ये सब एनिमल्स में एक डिजीज का कॉज होता है और मेजरली ये प्लांट्स में होता है। प्लॉइडी जो है प्लांट्स में चेंज होती है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। कि नहीं बढ़ सकते हैं? ओके, चलिए ठीक है। तो यहां तक जैसा कि आप लोगों के हिसाब से है कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं, आप स्मार्ट बच्चे हो ऑब्वियसली, तो नाउ यू नो अबाउट इट, ठीक है। चलिए, फिर आपको आता है आगे एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, पहले उससे आपको उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अब सेल जो है ये यहाँ पे फिर G2 फेज में क्या होगा। G2 फेज में ये सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि सेल तो अभी डिवाइड नहीं कर रहा। तो एस फेज के बाद जब सेल G2 में जाएगा तो G2 में सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। यहां तक तो याद रखना है आपको, G1 में जितना था S में डबल हो जाएगा और G2 में क्या रहेगा, G2 में सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यू कैन नॉट ट्रिक विथ, क्योंकि क्रोमोसोम चेंज किया तो इट मीन कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, प्लॉइडी भी चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो अब आता है आपका माइटोसिस। तो जो माइटोसिस की प्रक्रिया है, माइटोसिस की प्रक्रिया खुद में 4 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोफेज, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज। फिर क्या आता है आपके पास यहाँ पे, एनाफेज, एंड देन लास्टली टीलोफेज, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस रहेंगे, अगर हम प्रोफेज के बारे में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेज। फर्स्ट फेज इज योर प्रोफेज। तो प्रोफेज के कुछ बेसिक से स्टेप्स बता दो। सबसे बेसिक जो होता है वो क्या होता है? गुड, डिसअपियरेंस। किसकी डिसअपियरेंस? न्यू कोई नहीं। और ये सेम आंसर मुझे 2 बच्चों ने दिया, डिसअपियरेंस। ऑल राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरेंस होगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा, ठीक है। आपने अब क्या बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लग जाएगा। पैकेट इन डाइकनेसिस, वाई बच्चा? वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोसिस। वी आर टॉकिंग अबाउट लेप्टोटिन, जाइगोटिन, तो ये तो बाद में आएगा। अभी तो हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस को आप और क्या बोलते हो? माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, वाई इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो वो फाइनल आफ्टर डिवीजन भी ये 2n ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेल डिवाइड करता है, ठीक है। और माइटोसिस की जगह मियोसिस की बात करेंगे तब वहां पे हम बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। G2 फेज जो होता है, G2 फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। G2 फेज में क्या बनता है, यहाँ पे बनते हैं ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन बनेगा, बहुत सारा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनता है यहाँ पे। यहाँ पे सेल जो है ग्रोथ कर रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है G2 फेज में,
क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होगा, नंबर ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए जो एस फेज में बन गया वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों बनाते होंगे, ये क्या जरूरत है ट्यूबुलिन प्रोटीन की? वाई ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट हियर? क्योंकि कल मैंने आप लोगों को क्लास में माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ाया था, कल नहीं उससे पीछे की क्लास में माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दिया था, नहीं कल ही पढ़ाया, हाँ। तो उस ज्ञान में आपने क्या सीखा था कि ट्यूबुलेंस जो है, जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन बना है पीछे यहाँ पे आपके G2 फेज में, ये क्या करने वाला है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगा। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों जरूरी है? फॉर द सेपरेशन ऑफ योर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस तरीके से सेपरेट करेंगे, है ना? तो वो सारी चीजों के लिए आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेज में ही बन गया। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि इंटरफेज इज योर प्रिपरेटरी फेज। वहां पे सेल जो है खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज आपने क्या बोला कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होगा, और बहुत बढ़िया लिखा है बच्चों ने कि यहाँ पे क्रोमैटिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। अब इनको कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए? क्रोमैटिन का कंडेंसेशन जो होता है, क्योंकि क्रोमैटिन आपका इस तरीके का कुछ फाइबर है, इसको कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए होता है? इस तरीके से जब ये अरेंज होते हैं तो इनको क्या चाहिए होता है? इनको चाहिए होता है हिस्टोन्स प्लस प्रोटीन। तो ये सब कब बन गया था? ये सब आपके G1 फेज में ही बन के तैयार था, सो दैट कि जब सेल के पास ये वाला मुहूर्त आए तो वो क्या कर सके, वो ये सारे काम कर सके। तो प्रो फेज में जब आप सेल्स को देखते हो तो उनके पास जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे दिखते नहीं है, हम यहाँ पे आपको सिंपल क्रोमोसोम्स को इस तरीके से इसलिए बना के दिखा रहे हैं क्योंकि ये दिखेंगे इस फेज में ऐसे ही, ये फाइब्रस ही दिखते हैं, ये दिखाई नहीं देते ढंग से। ये आपको बना के सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम का नंबर और जो डीएनए का कंटेंट है वो आपके लिए याद करना यहाँ से आसान हो जाएगा कि कितना क्रोमोसोम कितना कंटेंट होगा डीएनए का। तो इस फेज में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है और डीएनए का कंटेंट कितना है? गुड, एब्सोल्युटली। जो यहाँ पे आपके एस फेज में बना था, क्योंकि अभी तक तो डिवीजन हुआ नहीं है ना, तो जो यहाँ पे आपके पास कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ परस्यू करेगा। वेरी गुड। तो क्रोमोसोम भी 4, डीएनए का कंटेंट भी जो है वो डबल हो चुका है, वो क्या होगा, वो भी यहाँ पे 4 ही रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद फिर क्या आता है? प्रोफेज के बाद आता है आपके पास सेकेंड स्टेज, जिसको आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो उसको कि ये भाई हमने अचीव कर लिया अब यहाँ पे मेटाफेज स्टेज, है ना? तो यहाँ पे अब अगर हम मेटाफेज देखें, मेटाफेज, तो यहाँ पे आता है आपका वो ट्यूबुलिन जो क्या करने वाला है आपके लिए यहाँ पे इस तरीके से सेल्स को अरेंज करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने देखा है कि इस तरीके से सेल्स क्या होते हैं, यहाँ अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन किसके सामने आने वाला है? तो ये जो आपका ये ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अपना आपस में, और ये लोग जो है ये लोग अपना आपस में, तो मतलब ये लोग सब एक एक करके अरेंज हो जाएंगे यहाँ पे आपके सेल के प्लेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेट पे आके आराम से अरेंज हो जाएंगे, खुद को इन्होंने अपने लिए अरेंज कर लिया। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये आपका मेटाफेज स्टेट है। मेटाफेज स्टेट में डीएनए कितना रहेगा, डीएनए का कंटेंट कितना रहेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रहेगा? फटाफट से लिख दीजिए, क्योंकि इसको अगर आप समझते हुए आगे बढ़ोगे तो एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है वो आप आराम से कर लोगे। गुड, यस, वेरी गुड। बोथ विल रिमेन 4। बाय? बिकॉज यहाँ पे अभी तक तो डिवीजन हुआ नहीं है, तो ये दोनों ही 4 रह जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है आपकी, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो एनाफेज। एनाफेज जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हाउ एंड व्हाई? एनाफेज को अगर आप देखने बैठोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जरा ऑब्जर्व करो। एनाफेज में अब जो आपका यहाँ पे स्पिंडल बना था, ये क्या करने वाला है, ये पुल करने वाला है। ठीक है, ये इसने क्या करना है, इसने दोनों तरफ से क्रोमोसोम्स को पुल कर लेना है। ठीक है, तो इधर क्या होने वाला है, ये स्पिंडल अब क्या करने वाले हैं, इनके बारे में जरा समझ लेते हैं। क्योंकि यहां से आपके पास डीएनए के कंटेंट में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्रोमोसोम्स जो है वो आपको थोड़े से चेंज नजर आएंगे, तो वो हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आधा आपका ब्लैक वाला क्रोमोसोम है ये इधर आ गया, ये वाला भी आपका इधर आ गया, यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, ये दोनों एंड पे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दे विल बी पुल्ड अपार्ट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप एक, अगर आपने सही आंसर किया तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग का तो पता नहीं मुझे कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, लेकिन मैं बहुत कुछ चाहती हूँ आप लोगों से। डीएनए का कॉपी नंबर बताओ कितना होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताओ कितना होगा। डीएनए का कॉपी नंबर बताओ पहले कितना होगा। वेरी गुड, स्मार्ट किड्स, यस, गुड। तो डीएनए का कॉपी नंबर जैसा कि आप सबने बताया है कि 4 होगा, वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पे डीएनए के कॉपी नंबर में कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया यहाँ पे, एब्सोल्युटली, वाओ, वेरी नाइस, क्योंकि आप लोगों को क्या सिखाया गया कि आपको सेंट्रोमियर काउंट करने हैं, कितने सेंट्रोमियर्स हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 इस स्टेज पे, इस पर्टिकुलर स्टेज पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको 8 नजर आएंगे। ऐसा हमने क्यों बोल दिया, हमने बोला था कि क्रोमोसोम का नंबर हमें चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, वाई, बिकॉज सेल जो है वो फाइनली डिवाइड होकर के 2 में जाने वाला है। तो अगर क्रोमोसोम 4 का 4 ही रह जाएगा तो सेल जब डिवाइड करेगा तो वो तो 2 ही बच जाएंगे ना अल्टीमेटली, समझ रहे हो। तो सेल अल्टीमेटली क्या होगा, फिर तो 2 ही क्रोमोसोम जाएगा दोनों में, लेकिन हमें तो सेल में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखना है, जो हमने जहां से स्टार्ट किया था। हमने जब प्रोफेज में स्टार्ट किया था तो अपने पास 4 क्रोमोसोम थे, तो हम अभी भी उसको 4 ही रखेंगे, वो हम नहीं चेंज कर सकते। इसीलिए इस स्टेज में आकर के क्या होता है, क्रोमोसोम जब एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना नंबर, मतलब ऑब्वियसली सेंट्रोमियर का नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो 8 देखने को मिलता है। इज दिस क्लियर। तो इसीलिए फिर यहाँ पे वेरी नाइस, आप सबने बहुत बढ़िया आंसर किया। तो यहाँ पे आता है आपका टीलोफेज स्टेट। कल जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल है ये टॉपिक, बहुत अच्छे और इजी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आपका टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होने वाला है, सिंपल सी चीज होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या आएगा, तभी में आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे हर एक उसके अंदर जस्ट वेट, या तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एक क्रोमोसोम इधर, ठीक है, एक एक क्रोमोसोम दोनों को इधर उधर मिल जाएगा, और ये ब्लैक वाले जो क्रोमोसोम्स थे इसका भी आपके पास एक एक कॉपी आ गया, ठीक है। तो यहीं से तो शुरू किया था, है ना। तो टीलोफेज में फाइनली सेल्स जो है आपस में डिवाइड कर गए, और फिर लास्ट में क्या होने वाला है, यहाँ पे अब होगा साइटोकाइनेसिस। तो जिस टाइम पे साइटोकाइनेसिस हो रही होगी, क्योंकि आपसे कोई भी फीचर नहीं पूछने वाला, ठीक है, कि यहाँ पे फीचर कोई नहीं आपसे पूछने वाला है कि अच्छा क्या क्या करने वाले हो, क्या आने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई फीचर नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा ही यही जाता है जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी जगह पे अब साइटोकाइनेसिस होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अब सेल्स जो हैं वो बीच से डिवाइड कर जाएंगे, ये अपना अलग और ये अपना अलग, तो दोनों सेल्स ने आपस में डिवाइड किया, और जिनके पास जितने जितने क्रोमोसोम थे वो अपना अपना क्रोमोसोम लेके आगे बढ़ेंगे। तो भैया चलो अब आगे बढ़ा जाए और फिर से वापस इसी साइकिल को वापस से स्टार्ट किया जाए। इसीलिए इसको आप क्या बोल देते हो, इसीलिए आप इसको बोलते हो सेल साइकिल। तो माइटोसिस में सिंगल सेल से आपको डबल सेल, यानी कि एक सेल जो है वो 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके से 2 सेल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम का नंबर कितना है, कितना है, और डीएनए का कॉपी नंबर कितना है, डीएनए का कॉपी नंबर कितना है फाइनली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। कॉपी नंबर 2, गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये 2 में डिवाइड हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया है यानी कि। तो क्रोमोसोम का नंबर हमने क्या बोला, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 4 ही स्टोर्ड है ना, एब्सोल्युटली। और यहाँ पे आपका जो डीएनए का कॉपी नंबर है वो आपने क्या बोला, हाफ हो गया, है ना, यहाँ पे आधा चला गया, आधा यहाँ पे चला गया, तो इसीलिए आपका कॉपी नंबर क्या हो गया, वो 2 में कन्वर्ट हो गया। और आपने शुरुआत भी तो यहीं से की थी, आपने जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था तो आपने यहीं से शुरुआत की थी। आपने कहा था कि डीएनए का कॉपी नंबर जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 टाइप का डीएनए था, और वो ही फिर आगे डिवाइड कर रहा था, रेप्लिकेट कर रहा था, और बाकी सारा प्रोसेस को फिनिश आउट कर रहा था, ठीक है। चलो, तो यहां तक तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क एट योर एंड?
वेरी नाइस, गुड। चलिए, तो अब आपके पास सवाल नहीं है तो मेरे पास सवाल होगा, है ना, एज यूजुअल जैसा हम हमेशा करते हैं। तो अब मुझे बस इतना बता दो कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल, उसमें साइटोकाइनेसिस में कुछ दिक्कत लगती है क्या, कुछ डिफरेंस होता है क्या? प्लांट सेल और इधर मतलब मैं बोल देती हूँ ये एनिमल सेल, कुछ डिफरेंस होता है क्या दोनों में? क्या डिफरेंस होता है? गुड, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होता है, एब्सोल्युटली। क्योंकि क्या होता है, जो प्लांट्स एनिमल सेल होता है उसको जब आप देखते हो तो एनिमल सेल जो है जब अपना फाइनल सेल डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस कर रहा होता है तो यहाँ पे ये बनाता है क्लीवेज फरो। तो इसको क्या बोलते हो आप? क्लीवेज फरो। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका क्लीवेज फरो है। तो ये सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो ये क्लीवेज फरो बनाएंगे और उसके बाद ये फाइनली क्या करते हैं, फाइनली ये दो टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप प्लांट सेल को देखोगे, है ना, तो प्लांट सेल में क्लीवेज फरो नाम की चीज नहीं बनती है। ठीक है, क्योंकि यस, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास है सेल सेल वॉल। तो यहाँ पे क्लीवेज फरो नाम की कोई चीज नहीं होती, यहाँ पे अलग प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका एक प्लांट सेल है, ठीक है, वो क्या करने वाला है, वो यहाँ पे क्लीवेज फरो की जगह सेल प्लेट बनाता है। ठीक है, इस तरीके से एक सेल प्लेट बनाता है। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो सेल प्लेट। जो किसका डेरिवेटिव होता है? ये डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, तो ये गोल्जी वेसिकल्स से डिराइव्ड होता है। तो यहाँ पे मेजरली क्या बनता है, यहाँ पे आपके पास प्लांट सेल में बनता है सेल प्लेट, जो कि डेरिवेटिव है आपके गोल्जी वेसिकल्स का। और इसी वजह से आपका जो प्लांट सेल का जो ये होता है, सेल डिवीजन होता है, वो थोड़ा सा वेरी करता है फ्रॉम द एनिमल सेल। और बाद में फिर ये क्या करते हैं, यही सेल प्लेट जो है इनको सेल्स को दो पर्टिकुलर डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करने में मदद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका फिर प्लांट सेल फाइनली बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस आपने प्लांट और एनिमल सेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो, तो यहां तक तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे हम बढ़ सकते हैं मुझे जहां तक लगता है। कूल, वेरी गुड। चलिए फिर मियोसिस देखा जाए, है ना, माइटोसिस पढ़ लिया, थोड़ा मियोसिस के बारे में भी ज्ञान ले लें कि वो क्या कहते हैं। तो मियोसिस वाले जो टीम है वो लोग क्या करते हैं, मियोसिस जो है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कि ये मेजरली रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, मियोसिस 1 जो होता है वो आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है और मियोसिस 2 जो होता है वो आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो इसको आप क्या बोलते हो कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। कौन? मियोसिस 2। ठीक है, और मियोसिस 1 जो है इसको आपने क्या बोला कि ये रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन है। मतलब इसमें अगर क्रोमोसोम जो है वो 2n है तो वो हेप्लॉइड यानी कि n नंबर ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसको हम बोलते हैं, ये हम बोलते हैं मियोसिस 1 को। अब मियोसिस 1 जो होता है वो खुद में भी डिवाइडेड होता है। मियोसिस 1 जो है ये भी खुद में डिवाइडेड है। इसमें एक सबसे बड़ा स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है, इसको आप बोलते हो प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 ये क्या है, ये मियोसिस का, स्पेशली मियोसिस 1 का सबसे बड़ा फेज है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, प्रोफेज 1 जो है ये लॉन्गेस्ट है। जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, अभी हमने पीछे अभी क्या डिस्कस किया कि जो आपका इंटरफेज होता है वो क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट होता है। इंटरफेज इज योर लॉन्गेस्ट फेज। प्लस आपने क्या पढ़ा कि जो सेल साइकिल में अगर लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज का पूछा जाएगा तो जीवन फेज विल बी द लॉन्गेस्ट वन। उसी तरीके से अगर आप मियोसिस में जाते हो तो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, बाय, क्योंकि प्रोफेज 1 जो होता है वो फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, प्रोफेज 1 जो है ये फर्दर सब डिवाइडेड है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको हम, जाइगोटीन, जाइगोटीन। फिर नेक्स्ट स्टेज को क्या बोलते हो आप, पैकेटिन। फिर अगला स्टेज डिप्लोटीन एंड देन आता है आपके पास लास्ट में यहां पे डायाकाइनेसिस। ठीक है,
और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपका प्रोफेज 1 जो है वो फर्दर आगे मूव करेगा, तो सेकेंड फेज आएगी जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1। फिर यहाँ पे क्या आता है आपका एनाफेज 1, और फिर फाइनली आता है आपके पास टीलोफेज 1। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड एंड ये आपकी फोर्थ साइकिल है। उसके बाद सेल जो है वापस कहाँ जाएगा, उसके बाद सेल जाएगा आपके मियोसिस 2 में। तो इसीलिए आपका मियोसिस 2 जो होता है वो फिर से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में डिवाइडेड होता है। एनाफेज 2 एंड फाइनली टीलोफेज 2 में डिवाइडेड होता है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि ये बता दो कि इन दोनों में से मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में से आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला फेज जो है वो माइटोसिस के इक्विवेलेंट है? किसको आप माइटोसिस के इक्विवेलेंट कंपेयर कर सकते हो? ओके मियोसिस टू वेरी गुड, क्योंकि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और ये जो मियोसिस का प्रोसेस होता है इसमें बच्चे हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया खास। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मियोसिस जो होता है वो यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 को आप क्या बोलते हो, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉइड से अगर 2n कंटेंट था तो वो फाइनली क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये डिप्लॉइड से क्या होने वाला है, फाइनली ये हैप्लॉइड कंटेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है ये सारा चीज आप यहाँ पे देखोगे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। पूरा मियोसिस जब तक खत्म होगा तब तक आपको ये वाली चीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप बोलते हो कि मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल है, लेकिन 2 जो होता है वो इक्वेशनल होता है। ठीक है, तो ये सब कब होता है, ये सब किस सेल में देखा है आपने, ये सारा प्रोसेस जो होता है ये जर्म सेल में होता है। ठीक है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मियोसिस को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हमने कहा कि एक प्रोफेज होगा जो कि लॉन्गेस्ट फेज है, किसका, मियोसिस का। तो ये क्या है, प्रोफेज 1 जो है ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट फेज है, फेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस का अगर स्पेसिफिकली कभी पूछ दिया जाए तो लॉन्गेस्ट प्रोफेज 1 होगा, क्योंकि ये फर्दर सब डिवाइडेड है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो 5 तरह की स्टेजेस यहाँ पे मिलती हैं, प्लस नेक्स्ट स्टेज जो आती है फिर मेटाफेज 1 की, फिर एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज 1। और उसके बाद क्या होता है, सेल जो है वापस फिर मियोसिस 2 में एंटर करता है। आफ्टर दिस फर्स्ट डिविजन सेल जब 2 में एंटर करता है तो वहां पे वो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में जाता है, जहां पे एग्जैक्टली वैसा ही सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है जैसा आपको माइटोसिस में मिला था। तो इट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये लोग जो है सिमिलर टू माइटोसिस ये डिवाइड करते हैं, सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका मियोसिस के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब बताओ, अब आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद। ग्रेट, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, हम बात करेंगे अब प्रोफेज के बारे में। जो प्रोफेज 1 है आपका वो किस तरीके से फर्दर सब डिवाइडेड है, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 की वेरियस स्टेजेस है यहाँ पे। तो प्रोफेज 1 को अगर हम जरा देखें ध्यान से, तो पहला स्टेज हमने क्या बोला कि ये है आपका लेप्टोटीन स्टेज। तो लेप्टोटीन स्टेज को अगर आप देखने बैठोगे तो इसमें क्या रहेगा, बहुत सिंपल सी स्टेज है। यहाँ पे आपका सेल है, सेल के पास यहाँ पे क्या होगा, अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे डीएनए जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो लेप्टोटीन स्टेज में डीएनए आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। लेकिन फिर जब फर्दर आप आगे बढ़ते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन स्टेज। तो जाइगोटीन जब आप देखते हो तो जाइगोटीन में आपने क्या पता है, जाइगोटीन में होता क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स थे आपके पास ये कुछ इस तरीके से अरेंज है। मान लो क्रोमोसोम्स जो है ये इस तरीके के बने हुए हैं, आपको इस तरीके के क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो एक दूसरे के पास पास रखे हुए होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होंगे यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जाइगोटीन को देखोगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। ठीक है,
तो जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तो इस पूरे क्रोमोसोम को मिला करके हम क्या बोलते हैं कि ये यहाँ पे बाइवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं, बाइवेलेंट। ठीक है, तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम पास पास आते हैं इसको पास पास रखने में एक प्रोटीन जो है वो फंक्शनल होता है। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ये प्रोटीन क्या है जो यहाँ इन दोनों क्रोमोसोम को आसपास रखे हुए हैं? क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तभी ये पास पास आएंगे ना। तो ये बाइवेलेंट फॉर्मेशन जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? नहीं, बाइवेलेंट फॉर्मेशन जो होता है वो होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ये कोई कॉम्प्लेक्स का नाम है बट ये प्रोटीन है। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो बाइवेलेंट फॉर्मेशन करवाता है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो उसके कहने का मतलब है कि हो सकता है यहाँ पे एक क्रोमोसोम ए हो, तो क्रोमोसोम पे एक एलील ये हो और एक पे ये वाला एलील प्रेजेंट हो। ठीक है, ये स्मॉल ए कैपिटल ए, तो सेम लोकेशन पे यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आई थिंक नहीं है आप लोगों को। कोई भी दिक्कत होगी तो जस्ट आस्क क्वेश्चंस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, अब पैकेटिन आएगा। जब आप पैकेटिन की बात कर रहे हो तो पैकेटिन स्टेज जो है थोड़ा सा आप क्या करने वाला है, अब यहाँ पे थोड़े अपने करामात दिखाएगा। हाउ? तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, पैकेटिन स्टेज में जब सेल्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स थे आपके ये क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस दिखाएंगे। क्रॉसिंग ओवर जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में भी मैंने इसको अपने फुल क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से लिंकेज होता है, किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है। तो वहां पे भी मैंने बताया हुआ है, आप चाहो तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम के आसपास वाले पार्ट में होगा। दैट यू कैन सी, ये दोनों क्रोमोसोम्स को हमने पहले ही बता दिया कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो इस आर्म में जो दूर है और इस आर्म में जो इस तरफ है, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कितने हैं? उससे कहीं ज्यादा इन दोनों के होने के चांसेस होंगे जो बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। तो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो पैकेटिंग स्टेज वो स्टेज है जहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया करते हैं, क्रॉसिंग ओवर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करेंगे और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद फिर ये क्या करने वाले हैं, क्रॉसिंग ओवर कर लिया उसके बाद क्या करेंगे, और क्रॉसिंग ओवर क्यों जरूरी है? एनी आइडिया? कोई आइडिया है इसका? कोई कोई मतलब है इस बात का कि क्रॉसिंग ओवर करेंगे, क्यों करेंगे, क्या जरूरत है क्रॉसिंग ओवर करने की? ओके अच्छा, भांति भांति के आंसर्स, गुड, एब्सोल्युटली। क्योंकि जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये कहां से आए हैं? एब्सोल्युटली, ये क्रोमोसोम्स कहां से आए हैं? ये जो मियोसिस होती है, मियोसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, वो क्रॉस ओवर करते हैं। क्यों करते हैं क्रॉस ओवर? क्योंकि ये फाइनली रिकॉम्बिनेशन देंगे। जब तक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा जेनेटिक वेरिएशन आएगा कहां से? तो जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं आएगा। यस, तो रिकॉम्बिनेशन होगा जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन होगा, दैट विल लीड टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होने के लिए ये जरूरी है। अगर क्रॉसओवर नहीं होगा तो नया प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? सेम जीन रहेगा। तो दुनिया के जितने लोग हैं ना सब सेम दिखाई देते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा होता तो। बहुत थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ जीन जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 1% टू अनदर। क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल कोई एक आई बनाने वाला जो जीन है आपके पास, वो सेम जीन तभी ह्यूमन बीइंग के पास होगा, लेकिन फिर भी आपकी आईज और दूसरे पर्सन की आईज में डिफरेंस होता है। उसके आई के आई बॉल के उसमें जो लेंसेज है उसके उसमें कलर में डिफरेंस होता है, आई कलर में डिफरेंस होता है। आपके खुद के जो स्किन का टोन है वो वेरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये छोटे छोटे वेरिएशन हैं जो क्या होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, एंड दैट्स वाई हम सेम पेरेंट्स के दो बच्चे भी डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे और भी रीजन हैं बट स्टिल दीज आर द बेसिक रीजन। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, ये फाइनली आपको रिकम्बाइन करके देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, अब डिप्लोटीन स्टेज जो होता है इसमें
जब ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो शुरू होने के बाद अब इसको शुरू किया है तो खत्म भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस वाले स्टेज में क्या होगा, इस वाले स्टेज में आपको क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छे से दिखाई देगी, और यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, क्लियर, ये पूरा अच्छे से आपको क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, बहुत अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये कियास्माटा का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो क्रॉस ओवर दिखता है इसको आप क्या बोलते हो कि ये कियास्माटा का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कियास्माटा का फॉर्मेशन होता है, और यहां पे आप क्या बोलते हो, यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। तो ये जो डिप्लोटीन स्टेज में कियास्माटा का फॉर्मेशन आपको दिखाई देता है वो शुरू पीछे ही हो गया था, और फिर फाइनली जो स्टेज आती है आपके पास डायाकाइनेसिस की स्टेज जो आती है, इस स्टेज में क्या होगा, डायकाइनेसिस में क्या होगा, अब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। जो इन्होंने यहाँ क्रॉस ओवर किया था ये क्या करेंगे, ये अपना अपना क्रोमोसोम लेके अब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्रोमोसोम अलग, और यहाँ पे आपका ये वाला जो क्रोमोसोम था ब्लू वाला वो क्या होगा, वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो अलग कैसे होगा, ये पिंक वाले के पास थोड़ा सा ब्लू वाले का कंटेंट आ जाएगा, मतलब पिंक या रेड जो भी बोल लो, और ये वाले के पास थोड़ा सा इसका कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली ये एक दूसरे से जो ये कियास्माटा बनाया था इससे बिल्कुल डिसोसिएट कर जाएंगे, और क्रोमैटिन जो है ये वापस से क्या करना शुरू करेगा, नेक्स्ट स्टेज में कंडेंस करना शुरू करेगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो एनवेलप है ये यहाँ पे अब टूटने लग जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपने प्रोफेज में पढ़ा था। और यहाँ पे क्रोमैटिन जो है वो क्या करने लगेगा, कंडेंस होने लग जाएगा, क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होगा। ठीक है, और आपके पास इस तरीके से क्या मिला, इस तरीके से आपको रिकम्बाइंड डीएनए मिला, रिकम्बाइंड क्रोमोसोम या डीएनए सैंपल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो फिर फर्दर आगे परस्यू करता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ प्रोफेज 1 के बारे में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेटाफेज देख ले फिर, इनका मेटाफेज 1 कैसा होगा। तो यहाँ पे आपने प्रोफेज 1 देखा, अब यहाँ पे हम देखेंगे मेटाफेज 1, उसमें क्या होने वाला है, मेटाफेज 1। ठीक है, अब यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल हम सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि क्रोमोसोम का नंबर जो है हमने यहाँ पे अभी भी 4 रखा है। ठीक है, और यहाँ पे डीएनए का कॉपी नंबर जो है, डीएनए कॉपी जो है वो कितना है, वो भी मान लो यहाँ पे अभी आपके पास 4 है। अब मेटाफेज में आपने क्या पढ़ा है, क्या होता है इस वाले स्टेज में। तो इस वाले स्टेज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब जो है ये अरेंज हो जाएंगे किस चीज पे, ये जो आपका अरेंजमेंट है ये किस चीज पे हो जाएगा, ये इस तरीके से स्पिंडल बना था। ठीक है, तो इसी स्पिंडल पे आके ये वापस से अरेंज होंगे, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, है ना। तो मेटाफेज 1 जो होगा यहाँ पे ये लोग अरेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सारा क्रोमोसोम जो आपने पीछे बनाया वो लोग आकर के, अब इसको मैं रिकम्बाइंड होकर के नहीं बनाऊंगी, आप यहाँ पे बस समझ लेना कि मैंने रिकम्बाइंड वाला बनाया हो। ठीक है, ऐसे अलग अलग बार बार सेम चीज हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इधर इस वक्त क्या होता है, इस वक्त क्या होता है, किस तरीके का क्रोमोसोम आपस में आएंगे पास पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा इस वाले फेज में, अब ये जो है कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। ये जो आपका होमोलोगस वाला क्रोमोसोम का पेयर है, मतलब ये मैंने मान लो यहाँ पे 4 बना दिया है, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आपके पास ब्लैक वाले एक तरफ, ब्लैक या ब्लू कलर बनाया था ना पीछे, रेड एंड ब्लू बनाया था, तो ये ब्लू वाले एक तरफ और ये रेड वाले जो है ये एक तरफ आके अरेंज हो जाएंगे। और इनमें ये मान के चलो कि इनके पास अपना अपना रिकम्बाइंड क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों के पास अपना अपना रिकम्बाइंड क्रोमोसोम जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि ये वैसे नॉर्मल क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये मेटाफेज प्लेट में जो है ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे, अब इसके बाद अगले स्टेप में जिसको आप क्या बोलते हो एनाफेज 1, तो एनाफेज 1 में ये क्या करने वाले हैं, ये और ज्यादा सेपरेट होने वाले हैं। एनाफेज 1 अब की बार क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पे ये आगे बढ़ेंगे और आपको अगला प्रोसेस, अगला स्टेप मतलब कि नेक्स्ट थोड़ा सा और यहाँ पे अब पुल अपार्ट,
तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे अलग अलग होगा। समझ आ रही है बात कि ये वाला जो पूरा क्रोमोसोम का सेट है ये अपना इधर आ गया, ठीक है, और इधर वाला जो क्रोमोसोम का सेट था ये अपना इधर आ गया। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपोजिट साइड में अगर देखोगे तो ये क्रोमोसोम अपना इधर आ गया और ये पूरा क्रोमोसोम अपना इधर आ गया। समझ आ रही है बात? तो अगर यहां पे मैं आपसे पूछ दूं कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है और डीएनए का कॉपी नंबर कितना है, तो मुझे जरा सा बता दो कितना है, क्योंकि आपकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो कितनी क्लैरिटी से पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम 4, गुड, ओके, 4 लिख देते हैं, आपने सही जवाब दिया है। तो डीएनए 2, बोथ 4, यस, वेरी गुड। यहाँ पे डीएनए भी हाफ हुआ कहाँ है, कुछ नहीं हुआ है इसमें, डीएनए तो सेम ही है ना, कहाँ कुछ किया हमने, कॉपी नंबर तो उतना ही है, एक ही सेल में भी कोई डिवीजन नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है ना? यस, एब्सोल्युटली। तो सभी के आंसर सही है। डीएनए का कॉपी नंबर कितना रहेगा, वो भी 4 ही रहेगा, क्योंकि सेल अभी डिवाइड नहीं हुआ है, अलग अलग नहीं हुआ है, और यही वो क्वेश्चन है जो क्या करते हैं, आपको दुखी करते हैं आगे एग्जाम में, है ना? फिर उसके बाद अब लास्ट में क्या आ जाता है आपके पास, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, टीलोफेज, है ना? यहाँ पे आएगा आपका टीलोफेज 1। अब टीलोफेज देखोगे तो टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में भी सेम कहानी चलेगी। यहाँ पे ये जो सेल्स हैं अब ये क्या करने वाले हैं, ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर साइटोकाइनेसिस, मतलब मैंने टीलोफेज प्लस मैंने यहाँ पे साइटोकाइनेसिस करा दिया है, उसके बाद की मैं आपको कहानी बता दी। टीलोफेज प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों काम हो चुका है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब क्रोमोसोम्स कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों के पास अपना अपना चला जाएगा क्रोमोसोम, है ना? ये वाला इधर आ गया, ये वाला भी इधर आ गया, और ये ब्लू वाले जो है ये भी अपना इस तरफ आ गए, और ये भी अपना इस तरफ आ गए, ठीक है? तो अब यहाँ पे यस, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। तो अब यहाँ पे मुझे बता दो क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम नंबर पर सेल, ठीक है? जो भी हम बात करते हैं वो हर सेल के बारे में पर सेल ही होता है, वो अंडरस्टूड एक पॉइंट है। तो कभी ना लिखा हो तो ये मत बोलना कि मैम वहां पे नंबर ये नहीं लिखा था कि कितने सेल में, है ना? एब्सोल्युटली, क्रोमोसोम नंबर एज वेल एज कॉपी नंबर दोनों क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों 2-2 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग सेल में चले गए। अब क्रोमोसोम हमने बोला सेंट्रोमियर से देखेंगे, सेंट्रोमियर कितने हैं, दोनों के पास 2-2 सेंट्रोमियर हैं, इसलिए 2 क्रोमोसोम। कॉपी नंबर क्या हुआ, यहाँ से हाफ हो गया है, इसलिए क्या हुआ, दोनों के पास कॉपी नंबर पहले 4 था, तो यहाँ पे आधा हो जाएगा उसका, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बाद आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए हम, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आपने 4 से शुरुआत करी थी पीछे, और आप यहाँ पे 2 क्रोमोसोम तक पहुंच गए हो, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो कि ये पूरा प्रोसेस जो है आपका रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पे मियोसिस ने आपको फाइनली क्या करके दिया है, मियोसिस 1 ने, अभी आपने मियोसिस 1 ही देखा है, मियोसिस 1 ने आपको रिडक्शनली डिवाइड करके दिया है सारा क्रोमोसोम को यहाँ पे, ठीक है? तो अब अगर इतना बात क्लियर है आपको, फिर तो आप बहुत आराम से अब बात कर सकते हो मियोसिस 2 के बारे में, है ना? मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 तो बहुत ही सिंपल हो गया, जैसा आपने यहाँ पीछे पढ़ा है अब इसी को आगे लेकर जाओगे, है ना? तो मियोसिस 2 में आपको क्या मिलने वाला है, ये इक्वेशनल डिवीजन देने वाला है, जैसा हमने बोला था, क्योंकि ये किसके जैसा है, ये माइटोसिस के जैसा है ना? तो अब इसको जरा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है आगे, है ना? इसको जरा देखते हैं, हमें कुछ मजेदार चीजें दिखाएगा इधर। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 सेल से शुरू किया था आपने, ठीक है? ये आपके 2 सेल, ठीक है? और ये क्या है आपका प्रोफेज, मियोसिस 2 है तो यहाँ पे आपका प्रोफेज 2 है। तो प्रोफेज 2 को जरा देखो, तो यहाँ पे जिस तरीके से आपके क्रोमोसोम्स थे वो उसी तरीके से इधर अरेंज कर दो, यहाँ पे इधर ये अपना आके यहाँ लगेगा, ये इधर आके यहाँ लगेगा, और ऑपोजिट में यहाँ पे आपके पास ये दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है? तो ये चीजें यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। अब जैसे ही आप फर्दर परस्यू करोगे, आगे जाओगे, तो आपके पास आएगा क्या, प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 जब आप पढ़ने बैठे तो आपने क्या नोटिस किया कि भाई मेटाफेज में तो क्रोमोसोम्स को क्या करना है, प्लेट्स पे जाके अरेंज करना है खुद को, है ना? तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, यहाँ पे इन्होंने खुद को प्लेट के ऊपर अरेंज कर देना है। तो अब यहाँ पे देखो ये कैसा दिखेगा, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये लोग जो है क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पे बीच में आके ऐसे अरेंज हो गए होंगे,
मुझे मार्क कर देना जरा, ये पिंक की जगह मैं रेड, रेड की जगह बार बार पिंक यूज कर ले रही हूँ, तो वो उनको एक ही मान के चलना, ठीक है। Although girls are not that bad in choosing colors and we know 50 to 100 shades of one color, so इसीलिए, बट ठीक है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि इधर कॉपी नंबर और जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है, तो क्या कह सकते हो यहाँ पे, अगर मैं पूछूं आपको कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है यहाँ पे और डीएनए कॉपी कितना है? वेरी नाइस, टू ईच, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम भी दो है और कॉपी नंबर भी दो है, क्योंकि कुछ भी नेक्स्ट नया हुआ ही नहीं है, तो अभी तक सब कुछ वही सेम पुराना चल रहा है, यहाँ पे अभी तक कुछ भी बदला नहीं है ना। तो अब फिर हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे कि एनाफेज में क्या होने वाला है। तो एनाफेज 2 देखते हैं। एनाफेज 2 में इधर क्या होगा आपको, अब डिफरेंट चीजें मिलेंगी यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। अब सेल ने क्या किया है, अब सेल जो है वो आपका क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पे पुलिंग हो रही है, ठीक है, ये जो है ये पुल अपार्ट, अरे एक सेकेंड, तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब क्या करने वाले हैं ये लोग, अलग अलग होने वाले, ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में यहाँ पे आपका क्रोमोसोम आधा इधर आधा इधर, और इसमें भी यहाँ पे सेम चीज चलेगी, आधा इधर आ जाएगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये इस तरीके से अरेंज होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला इधर अरेंज हो जाएगा। तो अब क्या बोल सकते हो आप, यस। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग अपना अपना सेपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आपको मैं पूछूं कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है और आपका डीएनए का कॉपी कितना है? चार और 2, वेरी नाइस। तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पे आपके पास अब क्या हो गए, 4 इन नंबर, क्योंकि क्रोमेटिड काउंट कर लो, 1 2 3 4 ईच सेल, है ना। और डीएनए कॉपी जो है वो आपके पास 2 है, 2 इन नंबर, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे फाइनली जो आपके पास आता है उसको आप क्या बोलते हो, ये आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा जिसको आप टीलोफेज प्लस कैरियोकाइनेसिस दोनों को यहाँ पे साथ में ले लेते हैं। ये साइटोकाइनेसिस, आई एम सो सॉरी, और कैरियो की स्पेलिंग भी देख लो मैंने कहां से शुरू की है, सी से लिखना शुरू किया है इसको। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इसके बाद हमको जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट्स में जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 डिफरेंट सेल्स जो है यहाँ पे आपको क्या करने वाले हैं, आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यही हम डिस्कस करते हैं कि मियोसिस जो होता है एक सेल से शुरू होता है और आपको फाइनली क्या देता है, 4 डिफरेंट सेल्स देता है। माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था, माइटोसिस में तो एक सेल 2 में डिवाइड हुआ था, मियोसिस में एक से आपको 4 सेल फाइनली मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एंड में क्या आ जाएगा, हर एक के पास एक एक क्रोमोसोम, इस तरीके से, है ना, सबके पास सबको मिलेगा एक एक क्रोमोसोम ये वाले कलर का, और सबको मिलेगा एक एक क्रोमोसोम ये वाले कलर का, ठीक है। दैट टू रिकम्बाइन, जो कि हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, बट दैट विल बी रिकम्बाइन, ठीक है। तो अब इस स्टेज में मुझे बता दो कि यहाँ पे आपका क्रोमोसोम का नंबर कितना है और डीएनए की कॉपी कितनी है पर सेल। अरे एक क्रोमोसोम कैसे लिखा बच्चे, क्रोमेटिड काउंट करना है, हर सेल में कितना क्रोमोसोम है। यस, हर सेल में आपके पास 2 क्रोमोसोम है ना। क्रोमेटिड देख लो, एक लाल वाला एक ब्लू वाला क्रोमेटिड, मतलब दोनों का सबका सेंट्रोमियर काउंट करोगे ना, यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर है सब में, हर एक सेल के बारे में बात हो रही है। और डीएनए का कॉपी नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके का आपको सेल जो है वो देखने को मिलेगा, और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका सेल जो है वो डिवीजन में जाता है, ठीक है। तो जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को ऐसा तो नहीं है कि बातें समझ में नहीं आई है और वो उनके ऊपर से चली गई है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। क्लियर, गॉट इट,
क्लियर क्लियर, ओके ठीक है। चलिए फिर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है ना। ऑल राइट, चलिए तो यहाँ पे अगर जो क्वेश्चंस है वो मैं कल डिस्कस करूंगी, बिकॉज सिर्फ सेल साइकिल नहीं होती है बच्चे, उसमें चेक पॉइंट भी थोड़ा पढ़ना होता है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं पढ़ना है आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट जितना पढ़ना है वो उतना मैं आपको समझाऊंगी कि सेल साइकिल रेगुलेशन जो होता है उससे, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है आपको ऑल्दो अलग से, बट क्वेश्चन आर देयर, वो पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं उससे भी, तो वो मैं आपको समझाऊंगी और कल हम बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू दिस वन। ठीक है, तो चलो कुछ और नहीं पूछना है, अगर कुछ पूछना है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप अभी पूछ लो, अदरवाइज फिर हम कल मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक मेरे पास सवाल है। यस हम लोग वो भी देखेंगे जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके तो मेरे पास अभी एक आपके लिए सवाल है कि जो सेल होता है हम क्या बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन करते हैं ये लोग, है ना। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सेल बना दिया और ये एक सेल बना दिया, एक मेल सेल है और एक फीमेल सेल है, और दोनों क्या कर रहे हैं फिर फाइनली अल्टीमेटली फर्टिलाइज कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये मेल है और ये यहाँ पे आपके पास फीमेल है। अब मुझे इतना बताओ कि अगर यहाँ पे जब शुरुआत की थी हमने तो एक ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम था और यहाँ पे कॉपी नंबर भी 1C था, सेम हियर यहाँ पे भी 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था और यहाँ पे भी कॉपी नंबर 1C था। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब जाइगोट बनेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा सेल का सिचुएशन, कितना कॉपी नंबर होगा, कितना क्या रहेगा इसमें, जाइगोट की बात कर रही हूँ मैं आपसे। डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है, 2N, गुड, ओके यस। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि क्रोमोसोम भी 2 हो जाएंगे, 2N, क्योंकि डिप्लॉयड कंटेंट लेना है, और इनका कॉपी नंबर भी 2C। जो कॉपी नंबर होता है उसको जनरली C लिखा जाता है, कॉपी नंबर जो होगा वो हमेशा आपको C के फॉर्म में लिखा रहेगा किसी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में। और जब भी N लिखा रहता है, N जो है वो कंटेंट है, कितना कंटेंट है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो N जो है वो क्रोमोसोम का कंटेंट है, क्रोमोसोम का नंबर है, मतलब वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, उसके बारे में। ठीक है, तो चलो ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि जाइगोट फेज में यहाँ पे आ गया। अच्छा चलो मान लो एक एक और इसी को फर्दर आगे परस्यू करते हैं कि मान लो ये सेल जो है ये डिवाइड करना चाहता था। ठीक है, तो आप लोगों को कभी एक कंसेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने कि सेल्स जब डिवाइड करते हैं जाइगोट बनाने के बाद, जैसे ही जाइगोट बनता है, सेल जो है ये सिंगल सेल से 2N में जब कन्वर्ट हुआ तो इसके बाद क्या करता है, ये जाइगोट जो बना है, जाइगोट का जो सेल डिवीजन होता है उसमें कौन सी फेजेस होती हैं जो कि क्या होती हैं, जो कि स्किप कर दी जाती हैं। सेल जब जाइगोटिक फेज में होता है तो वो सारे सेल फेजेस नहीं नहीं परस्यू करता है, कुछ फेजेस वो स्किप कर देता है बीच में। यस, तो वो जो है सेल, जब ऐसा सेल जो कि जाइगोटिक फेज में होता है तो वो क्या करता है, वो G1 G2 यस गैप फेजेस को स्किप कर देता है। क्यों, ताकि वो फटाफट डिवाइड कर सके। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सी फेजेस परस्यू करेंगे जब जाइगोट डिवाइड करेगा, S फेज और M फेज। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोट जो है वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता है, बिकॉज जो सेल है ये जब 2N नंबर में कन्वर्ट हुआ तो ये जाइगोट जो है पहले ये सिर्फ 2 सेल में डिवाइड हुआ होगा, लेकिन इसको फर्दर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना है। अगर ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हुआ तो काम कैसे करेगा। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना है, ये काम बहुत फास्ट होना है, क्योंकि फाइनली फिर क्या होना है, फाइनली फिर एम्ब्रियो को डेवलप भी तो करना है ना। अब उनके पास 9 मंथ का, अगर ह्यूमन बेबी की बात करो तो उसके पास सिर्फ 9 ही मंथ का टाइम है सब कुछ डेवलप करने के लिए। तो जाइगोट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो G1 और G2 गैप फेजेस को स्किप करते हैं और सीधा S और M में ऑल्टरनेट करते हैं। मतलब S मतलब सिंथेसिस तो करना पड़ेगा ना डीएनए का, वरना कंटेंट कैसे मिलेगा उनको। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है, बहुत फास्टर होता है, और उसमें सिर्फ S और M फेज जो होते हैं वो मूव ऑन करते हैं आगे, गैप फेजेस जो होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि G1 एंड G2 जो होता है एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेटेड फेज होते हैं। चलो तो अब ये बात अगर समझ में आ गई है तो जरा इसके बारे में यहाँ पे वापस से आया जाए, और यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि से फॉर एग्जांपल ये सेल जो है जाइगोट बनाने के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, अब यहाँ पे ये जाइगोट नहीं है, अब ये आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे मान लो ये गैप फेज में आ गया, तो गैप 1 फेज में है से फॉर एग्जाम्पल, तो गैप 1 फेज के बाद ये क्या करने वाला है, यहाँ पे सिंथेसिस फेज करने वाला है ना।
अब यहाँ पे कौन सी फेज आएगी, सिंथेसिस फेज आएगी। तो सिंथेसिस फेज में इसका कंटेंट कैसा रहेगा, क्या लगता है, सिंथेसिस फेज में इसके पास कैसा कंटेंट रहेगा, ये 2n और 2c क्या क्या किस चीज में कन्वर्ट होगा, 2n रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि कंटेंट नहीं चेंज हो रहा। और डीएनए का कंटेंट कैसा हो जाएगा, डीएनए का कॉपी नंबर सी सेम रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। 4c, यस 4c हो जाएगा। डीएनए का कंटेंट सिंथेसिस फेज में क्या होता है, हाइपर एक्टिवेट होता है और ये डबल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बार बार इसीलिए यही सेम चीज पढ़ाई है, रेप्लीकेशन होता है, रेप्लीकेशन होता है, रेप्लीकेशन होता है। रेप्लीकेशन होने का मतलब कि वो कॉपी नंबर इंक्रीज कर रहा है अपना, रेप्लीकेट करेगा, क्योंकि इसको 2 डिफरेंट सेल्स में अपना मटेरियल भेजना है। तो 2 डिफरेंट सेल में भेजने के लिए उसको कॉपी नंबर भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एनाफेज में जाकर के फिर 2n जो 4n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गैप, ये जो है सिंथेसिस फेज था, गैप 2 फेज में फिर क्या होगा, गैप 2 फेज में फिर से ये क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि गैप 2 फेज में ये पहुंच गए, तो यहाँ पे अब गैप 2 फेज में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कैसा रहेगा इनका कॉपी नंबर और बाकी सारी चीजें, व्हाट डू यू थिंक। सेम, गुड। तो यहाँ पे ये अगेन क्या रहेगा, ये 2n और 4c ही रहेगा, क्योंकि कोई डिवीजन हुआ ही नहीं है, ठीक है। और जब माइटोसिस हो जाएगी, पूरी माइटोसिस खत्म हो जाएगी, जब माइटोसिस पूरी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद क्या मिलने वाला है आपको, 2 सेल्स मिलने वाले हैं, है ना। माइटोसिस के बाद आपको 2 सेल्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका सेल कंटेंट क्या हो जाएगा, 2n एंड 2c, 2n एंड 2c, है ना, यही तो होता है ना, समझ आ रही है बात, यस। तो गुड, वेरी गुड, तो सबके आंसर बहुत बढ़िया, बहुत सही लिखा है सभी ने। और अगर यहीं पे माइटोसिस की जगह जरा मियोसिस का केस कंसिडर कर लो एक बार, अगर यहाँ पे मियोसिस हो गया होता, से फॉर एग्जांपल मियोसिस 1 हुई होती तो क्या होता, और मियोसिस 2 हुई होती तो क्या होता, नाइस, 1 एंड 2c, वेरी गुड। और मियोसिस 2 हुई होती तो क्या होता, ये अगेन 1n एंड 1c में कन्वर्ट हो जाता, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो, तो ये था आज की क्लास का सारा एक समरी काइंड ऑफ स्लाइड, जिसमें हम लोगों ने सारी चीजों को समराइज कर लिया एक बार में, मतलब शॉर्टकट में समराइज कर लिया है। अब आपको अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे, से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको ये पूछ दे कि आपके पास क्या पूछूं मैं आपसे, जीवन फेज में 2c था, ठीक है, तो फाइनली फिर एना फेज में कितना होगा, कॉपी नंबर, यस कॉपी नंबर, ओनली द कॉपी नंबर। डीएनए का जीवन फेज में 2c कॉपी नंबर था, तो फाइनली एना फेज में कितना कॉपी नंबर आएगा, जीवन फेज में 2c था, एना फेज में कितना होगा कॉपी नंबर, एना फेज 2 में स्पेशली, एना फेज 2 पूछा बच्चे, मियोसिस पूछ रहे हैं, एना फेज 2 में बता दो, जीवन फेज में 2c था, तो एना फेज में मियोसिस 2 के एना फेज में कितना होगा कॉपी नंबर, यस 2c ही रहेगा, तभी तो फाइनली आपको 1c मिलने वाला है, क्योंकि एना फेज के बाद वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना, तभी तो आपको फाइनली 1c मिलेगा वहां पे। तो ये बेसिक रूल है, जितना लिखा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे इसी फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करते जाना है हर बार। तो कुछ याद रखने जैसा है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया है, एक बार रिवाइज करो, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास के लिए मेरी तरफ से इतना ही। चलिए ठीक है फिर, ओके, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। गुड नाइट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।
गुड नाइट एवरीवन।